हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 8 के साइंस की, जिसमें हमारा 15 चैप्टर चल रहा था सम नेचुरल फेनोमेना। सम नेचुरल फेनोमेना में बहुत सारे टॉपिक्स हमने पढ़ लिए थे और हमारा टॉपिक लास्ट सेशन में कंप्लीट हो गया था। साथ ही हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की। ओके, सम नेचुरल फेनोमेना में आपने लाइटनिंग के बारे में पढ़ा कि जो बिजली गिरती है उसमें किस किस तरह से आपका जो चार्जेस होते हैं वो अक्यूमुलेट होते हैं और कैसे आपकी बिजली उत्पन्न होती है, ये आपने पढ़ा था। साथ ही जिस चार्ज की बात हम कर रहे हैं आवेश की, वो कितने प्रकार के होते हैं, उनका इंटरेक्शन किस प्रकार से होगा वो आपने देखा था, प्रॉपर्टीज आपने उसकी देखी थी। और साथ ही आपने बोला था कि वो चार्ज उत्पन्न कैसे हो रहा है जब आप दो अनआवेशित यानी अनचार्ज बॉडीज को क्या कर रहे थे, आपस में रब कर रहे थे या रगड़ रहे थे, तो वहां पर फ्रिक्शन यानी घर्षण क्या हो रहा था, उत्पन्न हो रहा था या प्रोड्यूस हो रहा था। फ्रिक्शन के पश्चात आप क्या देखते हैं कि वहां पर चार्जेस डेवलप हो जाते हैं यानी आवेश। तो दो वस्तु जिनको आपने रब किया उन दोनों पर ही दो प्रकार के चार्जेस आते हैं, जो चार्जेस आपस में क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। एक आपका पॉजिटिव होगा और दूसरा क्या होगा, निगेटिव होगा। ये हमने देखा था। साथ ही अगर आपके पास एक बॉडी जो है चार्ज है या एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है जो आवेशित है, दूसरी कोई वस्तु आपके पास अनावेशित है, तो यह आवेशित वस्तु क्या करती है, इस अनावेशित वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है। ओके, इसका रीजन भी आपने पढ़ा था। अब आप जब चार्ज बॉडी की बात कर रहे हैं यानी जिस वस्तु पर आवेश है, तो उस आवेश का पता आप कैसे लगाते हैं, तो आपने कहा एक डिवाइस होती है जिसके द्वारा हम उसका पता लगाते हैं, और वो डिवाइस कौन सी थी, इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप का स्ट्रक्चर आपने देखा था, वैसे ही वो फंक्शन कैसे करता है वो आप लोगों ने देखा। साथ ही हमने क्या बोला था, अगर उस इलेक्ट्रोस्कोप की जो कंडक्टर वायर है जिसमें आपका चार्ज फ्लो कर रहा था, उसको अगर हम बेयर हैंड से या अपने हाथों से टच कर लेते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, जो चार्ज उस कंडक्टर वायर के थ्रू जा रहा था वो हमारी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस तरह एक चार्ज ऑब्जेक्ट, वहां पर चार्ज ऑब्जेक्ट क्या था, वो कंडक्टर वायर थी, और अनचार्ज ऑब्जेक्ट क्या थी, हमारी बॉडी थी। तो चार्ज ऑब्जेक्ट से अनचार्ज में जब चार्ज ट्रांसफर होगा, ठीक है, आवेश का क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है, इसी को क्या कहा जाता है, चार्जिंग। जिसमें आपने मोबाइल फोन्स को चार्ज करना, लैपटॉप्स को चार्ज करना, ये सब देखा। ओके, साथ ही अभी जितना चार्ज बॉडी में आ गया है, अगर वो बॉडी से अर्थ में जा रहा था तो इसे क्या कहा गया, अर्थिंग कहा गया। ओके, यानी किसी चार्ज बॉडी से चार्ज का अर्थ में डिपॉजिट होना, अर्थ में ट्रांसफर होना आपका क्या है, अर्थिंग है। और ये आपने लाइटनिंग में भी पढ़ा कि जब लाइटनिंग से बचना होता है तो उसके लिए घरों में अर्थिंग की जाती है। ओके, वहीं साथ ही क्या बोला कि जो लाइटनिंग है उससे हम और भी अलग अलग तरीकों से स्वयं को बचा सकते हैं या किसी एक पर्टिकुलर जगह को बचा सकते हैं। ओके, उसके बाद हमने पढ़ा कि जिस तरह से लाइटनिंग को प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं, और कई नेचुरल फिनोमेना ऐसे होते हैं जिनको हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, यानी पहले कोई अंदेशा या अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि भूकंप आएगा या नहीं, या ये नेचुरल फेनोमेना आएगा या नहीं। तो इसमें आपने भूकंप को पढ़ा, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भूकंप का भी आप अंदाजा नहीं लगा सकते। फिर आपने भूकंप को पढ़ा कि क्या होता है, पृथ्वी का कांपना, ऊपरी सतह का उसका कांपना क्या है, भूकंप है। और ये किस वजह से हो रहा है, अंदर जो क्रस्ट की लेयर है उसमें आपके फ्रेगमेंट्स मिल रहे थे जिनको प्लेट्स कहा जा रहा था। वो प्लेट्स जब आपस में टकरा रही हैं तो जो मोशन हो रहा था या मूवमेंट हो रहा था उसकी तीव्रता एकदम से ज्यादा हो जाती है, जिसके कारण कि हमें पता चलता है कि क्या आ रहा है, भूकंप आ रहा है। और साथ ही हमने क्या बोला, भूकंप लगातार आते रहते हैं, हमें पता नहीं चलता और हम नोटिस नहीं कर पाते क्योंकि उनकी तीव्रता क्या होती है, बहुत कम होती है। ओके, तो अभी भी कहीं ना कहीं भूकंप आ रहा होगा, जिस जगह पर हम हैं वहां भी चल रहा होगा, क्योंकि प्लेट्स नीचे मूव करती रहती है लगातार। ओके, कंपन की मात्रा कम होती है, इस वजह से हम नोटिस नहीं कर पाते।
ओके इतनी चीजें पढ़ी थी। फिर अर्थक्वेक से बचने के लिए भी हमने कुछ चीजें देखी थी कि कुछ उपाय, जैसे आपको क्या करना है, अपने हेड को कवर करना है, किसी भारी चीज जो गिर सकती है आपके ऊपर उसके आसपास नहीं रहना है, जिन क्षेत्रों में आपके ज्यादा भूकंप आते हैं उन क्षेत्रों में ज्यादा हैवी कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, यानी बहुत बड़ी बड़ी इमारतें या बिल्डिंग्स नहीं बनानी है, और रूफ जो होनी चाहिए वो हल्की होनी चाहिए। ये सारी चीजें हमने वहां पर देखी। वहीं हमने क्या बोला था कि जो आपकी अर्थिंग होती है उसको किसी एक स्केल पे मेजर किया जाता है, और वो स्केल आपका क्या था, रिक्टर स्केल था। ओके तो रिक्टर स्केल आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था। रिक्टर स्केल में इस तरह से आपका नंबरिंग की जाती है, जहां पर आप बोलते हैं 1 to 4 तक उतना डिस्ट्रक्टिव नहीं होता है आपका जो अर्थक्वेक आएगा, यानी अगर 4 रिक्टर तक का अर्थक्वेक आ रहा है, भूकंप आ रहा है, तो वो इतना ज्यादा नुकसान नहीं करेगा, बल्कि 4 से ऊपर, जब 5 से ऊपर आपका रिक्टर स्केल पर वैल्यू आएगी, 5 रिक्टर से लेकर 9 रिक्टर तक का जो भूकंप आएगा वो बहुत ज्यादा क्या करेगा, क्षति करेगा, यानी उससे खतरा ज्यादा होगा। ठीक है, डिस्ट्रक्शन ज्यादा होगा या डिस्टर्बेंस उससे ज्यादा होगा। ओके ये पढ़ा था। साथ ही आपने क्या बोला कि जिस रिक्टर की बात कर रहे हैं कि इतने रिक्टर का भूकंप आएगा, वो किसी ना किसी डिवाइस में या इंस्ट्रूमेंट में मेजर किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा। तो यानी भूकंप में जितनी आपकी वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए आपको एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए, और वो इंस्ट्रूमेंट आपका क्या होता है, सीज्मोग्राफ होता है। और सीज्मोग्राफ क्या करता है, इस तरह से वेव को रिकॉर्ड करता है। ओके और आपको बताता है कि किस तरह से यहाँ पर भूकंप आ रहा है। तो इतना हमने इस चैप्टर में पढ़ लिया था। इसके बाद हमने इसकी कुछ एक्सरसाइज की थी। ओके जिसमें सबसे पहले क्वेश्चंस थे हमारे एमसीक्यूज के, जहां पर आपको मल्टीपल चॉइस मिलते हैं, और इन मल्टीपल चॉइसेस में से आपको एक चॉइस अपनी बतानी होती है, या जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको बताना है। इसमें पहला क्वेश्चन था आपका, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्जेस फ्रॉम वन चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ इज कॉल्ड। अगर आपके पास क्या है, कोई चार्ज ऑब्जेक्ट है, उससे चार्जेस का जो ट्रांसफर होगा, किसमें, अर्थ में। ठीक है, आवेश वाली वस्तु है, एक वस्तु है जिस पर आवेश है, उससे आवेश को कहाँ स्थानांतरित करना है, धरती पे करना है, तो इसको क्या कहा जाता है आपका, इसको अर्थिंग कहा जाता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। सेकंड क्वेश्चन था आपका, द पावर ऑफ एन अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस्ड ऑन अ स्केल कॉल्ड। कौन सी स्केल पर आप अर्थक्वेक की पावर को व्यक्त करते हैं, बताते हैं, तो वो आपने जैसे अभी भी पढ़ा, रिक्टर स्केल में आप उसको व्यक्त करते हैं। थर्ड आपका था, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर अर्थक्वेक। अर्थक्वेक को कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो मापता है, तो वो आपका क्या था, सिस्मोग्राफ था। ओके क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, विच इज नॉट अ नेचुरल फेनोमिना। इनमें से आपका कौन सा एक नेचुरल फेनोमिना नहीं है, यानी जो नेचुरली नहीं हो रहा है। ओके अर्थक्वेक, साइक्लोन, लाइटनिंग, अर्थिंग। तो आपका अर्थक्वेक भी क्या होता है, एक नेचुरल फेनोमिना है, नेचुरली होता है। साइक्लोन भी अपने आप से आते हैं, लाइटनिंग भी स्वतः होती है, और वहीं पर अर्थिंग आपका क्या होता है कि जो हम लोग करते हैं लाइटनिंग से बचाने के लिए। ओके तो आपका आंसर क्या हो गया, अर्थिंग। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्जेस आर गेन्ड बाय रबिंग ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट्स को रब करने के बाद कितने टाइप के चार्जेस वहां पर उत्पन्न होते हैं। तो कितने टाइप के चार्जेस आप पढ़ रहे थे, 2 टाइप के। ओके दो ऑब्जेक्ट्स को जिन पर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं था, आवेश नहीं था, उनको आपस में रब किया जा रहा था, या रगड़ा जा रहा था, घिसा जा रहा था। उसके बाद क्या हो रहा था कि दोनों अनचार्ज ऑब्जेक्ट पर चार्ज आ रहा था, किसके कारण, फ्रिक्शन वहां पर प्रोड्यूस हो रहा था, घर्षण हो रहा था, और घर्षण के बाद दोनों ही ऑब्जेक्ट पे चार्ज आ रहा था, और वो हम क्या कह रहे थे, वो चार्ज जो आपका है वो विपरीत चार्जेस है, ऑपोजिट या अनलाइक चार्जेस है, यानी एक पर पॉजिटिव है और दूसरे पर क्या है, निगेटिव। वहीं पर जब इंटरेक्शन की बात आप कर रहे थे, तो उनका इंटरेक्शन किस प्रकार से हो रहा था, जिनको आप प्रॉपर्टीज में पढ़ रहे थे। प्रॉपर्टीज में आपने क्या पढ़ा था कि जो आपके लाइक चार्जेस होते हैं, सेम चार्जेस होते हैं, यानी एक समान जब आवेश आपके आसपास आएंगे तो उनमें क्या होता है, रिपल्सन होता है, यानी प्रतिकर्षण वहां पर होगा, और उन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स, प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, यानी वो दोनों सेम और लाइक चार्जेस एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करें। ओके यानी अगर क्या है, वहां पर एक आपका पॉजिटिव चार्ज है, एक आपका पॉजिटिव चार्ज है,
और दूसरा भी आपका क्या है, पॉजिटिव चार्ज। सेम चार्ज का मतलब क्या है, दोनों चार्जेस एक जैसे हैं। जब दोनों चार्जेस आसपास रखे जाएंगे तो इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स कार्य करेगा। ठीक है, रिपल्सिव फोर्स क्या कहता है कि ये एक दूसरे से दूर जाएंगे। ठीक है, तो इनमें क्या आएगी, ये वाली प्रॉपर्टी आएगी कि एक दूसरे से दूर हटेंगे। वहीं दूसरा आपका लाइक चार्ज क्या हो जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव अगर आपके आसपास रखे गए हैं तो इनमें भी क्या होगा, रिपल्सन होगा, रिपल्सिव फोर्स यहाँ पर काम करेगा। ओके, दूसरी, ये आपकी पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि अनलाइक चार्जेस अगर हैं, यानी ऑपोजिट चार्जेस। ऑपोजिट चार्जेस क्या हो गए, एक आपका पॉजिटिव हो गया, दूसरा आपका नेगेटिव हो गया। जब ये दोनों आसपास रखे जाएंगे तो इनके बीच में क्या काम करेगा, अट्रैक्शन फोर्स वहां पर कार्य करेगा, यानी आकर्षण बल कार्य करेगा। अभी ये आकर्षण बल क्या कहता है कि एक चार्ज दूसरे चार्ज से क्या होगा, आकर्षित होगा, यानी अट्रैक्ट होगा। दोनों जिस स्थिति में थे, जितनी दूरी डिस्टेंस पर रखे हुए थे, उससे अपने पास आने की कोशिश करेंगे या एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से आपकी दो प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पर पढ़ी और हमने क्या कहा, अगर आप दो ऑब्जेक्ट्स को रब करते हैं जिनमें किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं है, आवेश नहीं है, तो उन पर आवेश आ जाता है और वो आवेश कैसा होता है, विपरीत होता है। जैसे आपने ग्लास रॉड और सिल्क को क्या किया, रब किया, तो आप वहां पर क्या कह रहे थे कि ग्लास रॉड पे आपका चार्ज आ गया है और सिल्क के क्लॉथ पे भी आपका क्या आ गया है, चार्ज आ गया है। ग्लास रॉड पे अगर पॉजिटिव चार्ज आया है तो सिल्क की जो क्लॉथ है उस पर क्या आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। और ये पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज किस तरह से आएगा, ये डिपेंड करता है कि वो कौन से मटेरियल से बना। ओके, इतनी चीजें आपने पढ़ ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था, इस तरह से इसका आंसर क्या हो गया, दो तरह के चार्जेस आप पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, वेयर इज द लाइटनिंग रॉड अटैच टू प्रोटेक्ट द बिल्डिंग फ्रॉम लाइटनिंग। लाइटनिंग से बचाना है, अगर बिजली के गिरने से अगर किसी बिल्डिंग को बचाना है, इमारत को बचाना है, तो वहां पर जो मेटल की रॉड है वो कहां पर लगाई जाती है। आपके पास चार ऑप्शंस है, ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाले पार्ट में, ऑन द बॉटम ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के सबसे नीचे वाले पार्ट में, इन द मिडिल ऑफ द बिल्डिंग, मिडिल में, बीच में बिल्डिंग में कहीं पर लगाया जाएगा, या ऑल ऑफ दीज। तो जब आप लाइटनिंग पढ़ रहे थे उसके बाद आपने अर्थिंग पढ़ी थी, तो अर्थिंग में आपने क्या कहा था, मेटल कंडक्टर एक रॉड लगाई जाती है बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाले पार्ट, ठीक है, और उसका दूसरा जो एंड होता है, एक एंड आपको कहाँ मिलेगा, बिल्डिंग के टॉप पे मिलेगा, और उसका दूसरा एंड कहाँ मिलता है, ग्राउंड में, जो अर्थ की सरफेस के नीचे डाला जाता है, जहां आपको चार्ज डिपॉजिट करना है। ओके, तो मेटल की जो रॉड होती है, रॉड बिल्डिंग के टॉप पर लगाई जाती है, या रूफ टॉप पर आप कहते हैं कि वहां पर क्या लगाई गई है, मेटल कंडक्टर की रॉड लगाई गई है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, लाइटनिंग ऑलवेज फॉलोज, एंड आप जानते हैं लाइटनिंग ऑलवेज फॉलोज द थंडर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है, सुनामी मीन्स। तो सुनामी आप कब पढ़ रहे थे, जब आपने कहा था कि जो अर्थक्वेक आ रहा है, भूकंप आ रहा है, उसकी वजह से बहुत सारे क्या हो रहे हैं, नुकसान हो रहे हैं, या उसकी वजह से कई तरह से क्या आता है, प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, तो वो वहां पर आप क्या देख रहे थे कि सुनामी क्या हो रहा है, जब हमने कहा था कि आपका समुद्र है, जैसे ये आपका अर्थ वाला पार्ट है, ठीक है, और इसके नीचे क्या है, क्रस्ट की लेयर है। आप क्या कह रहे हैं, अर्थ की नीचे ये क्रस्ट वाली लेयर है। इस क्रस्ट वाली लेयर में क्या है, अलग अलग से फ्रेगमेंट्स हैं, जिन फ्रेगमेंट्स को आपने क्या नाम दिया, प्लेट्स नाम दिया। ओके, ये प्लेट्स आपस में मूव कर रही हैं, और मूव करते करते अगर टकरा गई तो टकराने के बाद आपका क्या होगा, यहां अगर हलचल होगी, डिस्टरबेंस होगा, उसकी वजह से अर्थ की सरफेस पे भी क्या होगा, डिस्टरबेंस होगा। यहाँ कुछ भी हो सकता है, आपका पेड़ हो सकते हैं, इस तरह से घर हो सकते हैं, ठीक है, तो ये भी आपस में क्या करेंगे, फिर मूव करेंगे। आपस में मूव करने का मतलब है अलग अलग सेपरेटली मूव करेंगे। आपका यहाँ क्या आएगा, भूकंप आएगा। मैं कह रही हूं इसी अर्थ पर आपका क्या पाया जा रहा है, समुद्र भी पाया जा रहा है। ठीक है, अर्थ समुद्र से बाहर तो नहीं होता, अर्थ पर ही आपका समुद्र भी। ठीक है, अभी क्या होगा,
समुद्र में पानी है, लेकिन पानी के नीचे अगर आप गहराई में जाएंगे तो कहीं ना कहीं तो आपके अर्थ की सरफेस मिलेगी, मिट्टी वाला पार्ट मिलेगा जहां रेत होगी, कुछ भी हो सकता है, यानी अर्थ की वो क्रस्ट वाली लेयर मिलेगी। उसके नीचे भी क्या होंगे, प्लेट्स होंगे। तो इस पर ध्यान दीजिए, ये आपका क्या है, समुद्र हम मान रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं क्रस्ट, ये अर्थ वाली लेयर मिलेगी और उसके नीचे क्रस्ट की लेयर मिलेगी। यहाँ भी प्लेट्स हैं, यहाँ क्या होगा, मूवमेंट होगा, और मूवमेंट के बाद क्या होगा, ये पानी भी हिलेगा यहाँ पर, ठीक है। हिलने से क्या होगा, इसके आसपास के क्षेत्र में क्या होगा, पानी फैल जाएगा। ओके, तो आप इस तरह से किसको देखते हैं, सुनामी को देखते हैं। नॉर्मल एग्जांपल ले लीजिए, आपने बुक्स ले ली हैं, बुक्स लगा ली है आपने। बुक्स किससे बनी होती है, पेजेस से बनी होती है, ठीक है। बुक्स के ऊपर आपने एक क्या कर दिया, ग्लास रख दिया, और ग्लास के ऊपर पानी रख दिया, तो वो बुक आपकी क्या है, ये क्रस्ट की लेयर है। ओके, उसके जो पेजेस हैं वो आपकी ये प्लेट्स आ जाएंगे, जिनको आप फ्रेगमेंट्स कह रहे हैं। ओके, फिर आपने क्या कहा, उसके ऊपर आपने ग्लास रखा जो आपका समुद्र है, और ग्लास के अंदर जो पानी है वो समुद्र का पानी। इतनी चीजें समझ में आ गई। अभी इस बुक के अंदर जो पेजेस हैं यानी प्लेट्स हैं, अगर इनको आप मूव करते हैं, खिसकाते हैं, तो आपकी पूरी बुक मूव करेगी, ये वाला पार्ट मूव करेगा, ये वाला पार्ट मूव करेगा, तो इसके ऊपर जो समुद्र है यानी वो ग्लास है, वो ग्लास भी मूव करेगा, हिलेगा आपका, और उसके अंदर जो पानी है वो भी क्या करेगा, उसमें भी डिस्टरबेंस आएगा। तो इस तरह से आप किसको पढ़ते हैं, सुनामी को भी पढ़ते हैं, कि जो सुनामी होता है वो एक प्रकार का क्या है, डिस्टरबेंस है। और डिस्टरबेंस कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, प्लेट्स में। और जब प्लेट्स में यहाँ डिस्टरबेंस होगा, अर्थ की सरफेस पे डिस्टरबेंस होगा, उसको आपने क्या नाम दिया, अर्थक्वेक नाम दिया। और वहीं पर जब सुनामी की बात की तो वो अर्थक्वेक कहाँ आ रहा है, इस समुद्र के नीचे आ रहा है, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, अर्थक्वेक अंडर द सी। समुद्र के नीचे जब भूकंप आएंगे तो वो सुनामी को क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, या उसी को सुनामी कहा जाता है। ओके, तो इसका आंसर आपको क्या हो गया, अर्थक्वेक अंडर द सी, ऑप्शन सी इसका आंसर है। ओके, इतना आपको समझ में आ गया होगा। जीआईसी महादेव शक्ति, बच्चों माइक ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, द वेव्स प्रोड्यूस्ड ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड, क्या नाम है आपका, ओमपाल। ओमपाल। ओमपाल, क्वेश्चन है हमारा, द वेव्स प्रोड्यूस्ड ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड। अर्थ की सरफेस पे जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, जो तरंगे वहां पर बन रही हैं, उनको क्या कहा जाता है, ठीक है। पहले आप बता दीजिए, आप कौन सी क्लास में, 8th क्लास में। 8th क्लास, कौन सा चैप्टर चल रहा है बच्चे, साइंस चल रहा है। साइंस का चल रहा है, कौन सा चैप्टर, 15th चैप्टर चल रहा है। ओके, सम नेचुरल फेनोमेना। ओके, जी तो यहाँ पर क्वेश्चन जी। है, द वेव्स प्रोड्यूस्ड ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड। जब आप अर्थक्वेक की बात कर रहे थे कि भूकंप आ रहे हैं, तो भूकंप के केस में आपके वेव्स प्रोड्यूस होती है, तरंगे वहां पर उत्पन्न होती हैं, और उन तरंगों को क्या कहा जाता है, ए है आपका सीस्मिक वेव्स, बी है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, सी है माइक्रोवेव्स, और डी है आपका रेडियो वेव्स। तो कौन सा होगा आंसर, ए यस है। बताइए, ए है सिस्मिक वेव्स। वेरी गुड ओमपाल, सिट डाउन बच्चे। तो ओमपाल ने हमें बताया कि जो सीज्मिक वेव्स होती हैं वो प्रोड्यूस होती हैं कभी, जब आपका भूकंप आ रहा है उस टाइम पर भी, जितनी, और भूकंप हम कहते हैं कि लगातार, अभी हम नॉर्मल बैठे हुए हैं तो अभी भी आपका भूकंप आ रहे हैं, क्यों, क्योंकि प्लेट्स वहां पर मूव कर रही हैं, बस हम उसको नोटिस नहीं कर पाते, उसकी इंटेंसिटी या फ्रीक्वेंसी आप कहेंगे कि बहुत कम होती है, बहुत कम रिक्टर का आपका भूकंप आ रहा है, जो हम नोटिस नहीं कर पा रहे। और जब अचानक से आपकी प्लेट टकराती है, वो डिस्टरबेंस की मात्रा बढ़ जाती है, या आप कहेंगे कि जो आपका क्या हो रहा है, डिस्टरबेंस हो रहा है, वो बहुत ज्यादा होगा, जिसकी वजह से आप उसको नोटिस करते हैं कि अभी क्या आ रहा है, भूकंप आ रहा है। ओके, तो आपका आंसर क्या हो गया, सीज्मिक वेव, जैसे ओमपाल ने बताया। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 10, एम्बर इज, एम्बर क्या था, जिस एम्बर को आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे थे, वो क्या है आपका, ऑप्शन ए है मेटल है, बी आपका रबर है, सी रेजिन है, या डी शुगर है। क्वेश्चन नंबर 9 नोट करेंगे, उसके बाद 10 पे आएंगे। ओके, जल्दी से नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, एम्बर इज अ,
यस, जीआईसी महादेव चक। क्या नाम है आपका? आकाश। आकाश। आकाश भी। बताइए एम्बर क्या होता है? मैम रेसिन। रेजिन, वेरी गुड। हमें बताया कि आपका जो एम्बर होता है वो क्या होता है? रेजिन होता है। रेजिन क्या होता है? जैसे आप देखते हैं जो ट्रीज वगैरह होते हैं, पेड़, उनसे एक प्रकार का आपका विस्कस लिक्विड निकलता है, गोंद जैसा, या क्या कहते हैं आप, जैसे गम होता है आपका ग्लू, उसकी तरह कुछ लिक्विड सा निकलता है, ठीक है, विस्कस। तो वही होते हैं आपके रेजिन। तो एम्बर उसी में आता है, एम्बर इज अ रेजिन। जैसे किसने बताया अभी? आकाश ने। वेरी गुड आकाश। तो जीआईसी महादेव शक्ति के बच्चे बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को नोट करेंगे जल्दी से। जीआईसी महादेव शक्ति बच्चे जल्दी जल्दी क्वेश्चंस भी नोट करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11th क्वेश्चन। विच इज द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी? किसी बॉडी पर अगर चार्ज है, उसका पता लगाने के लिए इनमें से कौन सा टेस्ट आपको श्योरिटी देगा, आपको श्योर करेगा कि हाँ उसमें चार्ज है या नहीं है? पहला है आपका रिपल्सन यानी प्रतिकर्षण, दूर जाना। दूसरा है आपका लाइटनिंग यानी बिजली का गिरना। तीसरा है कंबशन यानी दहन जिसको आप कह रहे थे। और डी है आपका इंसुलेशन। ओके, तो इस तरह से चार आपके पास क्या है? टेस्ट है, और इनमें से आपको बताना है कि श्योरेस्ट टेस्ट कौन सा है जो आपको श्योर करेगा कि इस बॉडी में चार्ज है या नहीं। ओके, मैं कह रही हूं ये एक बॉडी है, इस पर अगर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि इसमें पॉजिटिव, इसमें कोई भी चार्ज है या नहीं है? ओके, तो इनमें से क्या होता है? बताइए कौन आंसर करेगा? क्या नाम है बच्चे? सूरज बिस्ट। सूरज। बताइए अगर किसी बॉडी में, किसी ऑब्जेक्ट में, कोई भी वस्तु है, उस पर आपका चार्ज यानी आवेश है, तो इनमें से कौन सा टेस्ट आपको श्योर करेगा कि उसमें चार्ज है या नहीं है? बी वाला लाइटनिंग। लाइटनिंग। और कोई आंसर करेगा? लाइटनिंग आपका क्या हो रहा था? बिजली का गिरना। आसमान में आपके बादल हैं, उन बादलों में क्या है? चार्ज है, ठीक है। ये बादल हैं आपके, इनमें क्या है? चार्ज है। हम कहते हैं नीचे में इनका निगेटिव चार्ज आता है आपका, यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा और ऊपर के पार्ट में पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऐसे ही दूसरे क्लाउड में भी नीचे निगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, ये चार्ज आता है। जब ये बादल आपस में टकराते हैं, आपका इंटरेक्शन होगा इनके बीच में, तो इसके ऊपर वाले बादल का नेगेटिव चार्ज, आपका ऋणावेश, और नीचे वाले बादल का पॉजिटिव चार्ज यानी धनावेश, इनके बीच में इंटरेक्शन होगा। और इंटरेक्शन इस तरह से होता है कि वहां पर स्पार्क होता है, स्पार्क यानी चमक उत्पन्न होगी, और वही चमक आपकी क्या है? बिजली का गिरना है। ओके, तो लाइटनिंग यहाँ पर नहीं होगा। अगर आपको ऑब्जेक्ट में क्या बताना है? श्योरेस्ट बताना है कि उसमें चार्ज है या नहीं, तो उसके लिए क्या होगा? कोई और आंसर करेगा? ओके, तो यहाँ पर किसी बॉडी पर, ऑब्जेक्ट पर आपका क्या है? चार्ज है। ये क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मनीषा बिस्ट। मनीषा। क्या ऑप्शन आंसर होगा इसका, इस क्वेश्चन का? ए ए, रिपल्सन। रिपल्शन। वेरी गुड। रिपल्शन आपका क्या बताता है? कि श्योरेस्ट टेस्ट देता है आपको चार्जेस के बारे में। यानी दो वस्तुएं हैं, वेरी गुड बेटा, सिट डाउन। अगर दो वस्तुएं हैं और वो एक दूसरे के पास रखी हुई हैं, और हम कह रहे हैं उनमें किसी भी प्रकार का चार्ज है, ठीक है, और वो दोनों अचानक एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो वो क्या है? रिपल्सन वहां पर हो रहा है, यानी कुछ ना कुछ दोनों वस्तुओं पर है, और वो क्या है? चार्जेस हैं। तो चार्जेस के लिए श्योरेस्ट टेस्ट आपका रिपल्सन देता है। वेरी गुड मनीषा। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए यानी रिपल्सन। ओके, जल्दी से नोट करेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी चार्ज विद स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या था आपका? स्थिर विद्युतिकी, यानी स्थिर अवस्था में अगर कोई चीज पर चार्ज आ रहा है, तो वो इनमें से कौन से ऑब्जेक्ट पे आ सकता है? आपका मेटल्स पर, अलॉय पर, इंसुलेटर पर, या सेमीकंडक्टर पर?
मेटल्स पर तो आपका आप देखते हैं धातुएं जो होती हैं वो कंडक्ट करती हैं आपका इलेक्ट्रिसिटी को भी और हीट को भी। क्या पढ़ रहे थे आप? हीट यानी ऊष्मा। खाना बनाते हैं ना तो मेटल के वेसल्स या यूटेंसिल्स बर्तन यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हीट को फ्लो होने देता है। आपने क्या किया? गैस पर बर्तन रख दिया। अगर वो बर्तन मेटल का है तभी तो उसके अंदर जो खाना बनाएंगे आप रखेंगे वो भी गर्म होगा, क्योंकि जो आपका गैस से आपका क्या निकल रही है? फ्लेम निकल रही है। यहाँ पर आपने कोई बर्तन रख दिया है, अगर ये कंडक्ट करेगा हीट को तभी तो ये गर्म होगा। यानी ये हीट जो यहाँ से आग जल रही है, बर्नर जो आपका जल रहा है गैस का, वो क्या करेगा? इसको हीट देगा। किसको? वेसल को, जो आपने बर्तन रखा है वहां पे, इसको हीट देगा। ये हीट को धीरे धीरे कंडक्ट करेगा और आप क्या देखते हैं? आग तो यहीं पर जल रही है, इसी सरफेस एरिया को क्या मिल रहा है? हीट मिल रहा है। लेकिन धीरे धीरे आपके बर्तन के ऊपर वाले पार्ट भी क्या हो जाते हैं? गर्म हो जाते हैं। तो ये हीट को कंडक्ट करता है इस तरह से मेटल। उसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी को भी आपका मेटल जो होता है वो कंडक्ट करता है। इसी वजह से जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स होती है, बाहर से उनका क्या होता है? प्लास्टिक की कवरिंग होती है, लेकिन अंदर आप देखते हैं तो पतली पतली वायर्स होती है और उन्हीं वायर्स में आपकी बिजली क्या होती है? चलती है, तो कंडक्ट हो रही है। तो वहां पर स्थिर वैद्युतिकी का तो कोई काम नहीं है, क्योंकि जो आपका क्या हो रहा है? चलने वाली इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत है, वो भी मेटल्स में चली जाएगी। अलॉय में भी आप कहते हैं कि क्या होगा आपका? अलॉय क्या होते हैं? मेटल्स के ही बने हुए होते हैं, तो वहां भी आपका वैसी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। और तीसरा सेमीकंडक्टर से। तो क्या रह गया आपका? जल्दी से आंसर करिए, कौन आंसर करेगा? जीआईसी डुंगरी और जीआईसी महादेव शक्ति। क्या नाम है बच्चे? कृष्णा सिंह बिस्ट। कृष्णा। इनमें से आपका आंसर क्या होगा? इनमें से मेटल 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 तो बच्चे अभी बताया ना, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में इनमें से किसमें आपका आवेश आ जाएगा? आपको याद है हम क्या सेमीकंडक्टर। कर रहे थे? यस, आपको याद होगा जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना, तो एक्सपेरिमेंट में एक कॉम्ब ले रहे थे, कंघी ले रहे थे और उनको ड्राई हेयर से रब कर रहे थे। कॉम्बिंग की जा रही थी। वो कॉम्ब किसकी बनी हुई थी? प्लास्टिक की। जब हमने क्या बोला? एक ग्लास रॉड को और सिल्क के क्लोथ को आपस में रब किया जा रहा था। दोनों किससे थे? आपके कुचालक से या अधातुएं जिन्हें आप बोल रहे थे उनसे बने हुए थे। तीसरा आपने क्या बोला था कि जब हम बैलून्स को रब कर रहे हैं अपने हेयर से, तो वो बैलून्स भी क्या थे? सारे इंसुलेटर थे और सब पे चार्जेस आ रहे थे। ओके, वेरी गुड कृष्णा, सिट डाउन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? इंसुलेटर हो जाएगा। इंसुलेटर्स को क्या कर रहे थे? रब कर रहे थे आपस में और उनमें चार्जेस डेवलप हो रहे थे। सिट डाउन बच्चे, वेरी गुड। तो आपका इंसुलेटर क्या करता है? जब उनको रब किया जाता है आपस में तो उनपे चार्जेस डेवलप हो जाते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूं इतने क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। जीआईसी महादेव शक्ति, ओम, कृष्णा, मनीषा, आकाश, इन बच्चों ने बहुत अच्छे आंसर्स दिए हैं और कल भी इन बच्चों ने बहुत अच्छे आंसर्स दिए थे। तो मैं उम्मीद करती हूँ सभी स्कूल्स के बच्चे इसी तरह से अपना रिवाइज कर रहे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। किसी भी बच्चे का किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा, डाउट होगा, तो वो आप लोग पूछें। ओके, इन क्वेश्चंस को आपको रिवाइज करना है, घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करना है और अपने डाउट सारे क्लियर करने। ओके, और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।